हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको जो चीज़ें पढ़ी थी उसे एक बार समराइज कर देते हैं। आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने पढ़ा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशंस, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन हाइड्रोकार्बन्स, आइसोमेरिज्म इन ऑक्सीम्स, एल्डोक्सीम्स एंड सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो प्यारे बच्चों, मैं हूं रजनीश गुप्ता और मेरा चैनल एडुकेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन एलियंस। एलियंस यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें किरल कार्बन नहीं है फिर भी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, यानी कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेयर किरल कार्बन्स आर एब्सेंट बट दे शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये कैसे पॉसिबल है? यानी कि ऐसे कंपाउंड्स में ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, इनमें एसिमेट्रिक कार्बन है, यानी कि कार्बन की सिमेट्री नहीं है, फिर भी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट करता है। ऐसे कंपाउंड का बेस्ट एग्जांपल है एलियंस। तो एलियंस क्या होते हैं पहले वो आप समझ लो। जैसे आपने मान लो ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, लाइक आपने यहां पर डबल बॉन्ड ले लिया, यहां पर भी डबल बॉन्ड ले लिया, लगातार दो पोजीशन पर आपने डबल बॉन्ड ले लिया। ऐसे कंपाउंड में हम कैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फाइंड करेंगे? अब ये जो ग्रुप है वो हो गया CH3, ऑब्वियसली यहाँ पर H होगा, यहाँ पर 2 2 4 और 2 बॉन्ड फ्री हैं, तो यहाँ पर एक आप CH3 ले लो और एक ये हो गया H। ये कंपाउंड्स को हम कहते हैं एलियंस, यानी कि लगातार कंटिन्यू दो कार्बन पर डबल बॉन्ड हो तो ऐसे कंपाउंड को हम एलियंस कहते हैं, है ना। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया? इसका IUPAC नेम देखो तो 1 2 3 4 5, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटा। और कहां पर? कार्बन नंबर 2 एंड 3 पर, तो 2 3 डाइईन, इसका ये IUPAC नेम हो गया, पेंटा 2 3 डाइईन। इस कंपाउंड में लगातार दो कार्बन पर डबल बॉन्ड है प्यारे बच्चों, और इसीलिए ये एलियन है। एलियन के अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो अगर हम डबल बॉन्डेड कार्बन को देखें तो ये एक डबल बॉन्डेड, दूसरा डबल बॉन्डेड, तीसरा, और ये वाले कार्बन पर यहाँ पर एक H है और यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ पर एक H है और यहाँ पर एक CH3 है। हमने पहले ही कहा था कि अगर कोई कार्बन किरल सेंटर है, अगर वो एसिमेट्रिक है तो उस कार्बन में किरल सेंटर होना जरूरी है, यानी कि 1 2 3 4 के चारों बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में अलग अलग ग्रुप, एटम या मॉलिक्यूल से सेटिस्फाइड होना चाहिए। लेकिन यहां पर ऐसा है नहीं। ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, एक तो इसके साथ हाइड्रोजन है, दूसरा CH3 है, और फिर इधर डबल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली इसकी जो वैलेंसी है ना, 4 वैलेंसी, उनमें से 2 वैलेंसी तो डबल बॉन्ड से सेटिस्फाइड है। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? एलियंस कहते हैं। अब एलियंस में कोई किरल सेंटर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इस कंपाउंड को मिरर इमेज बनाओ, अगर आप इसको मिरर में देखो तो ये कंपाउंड आपको कैसा दिखेगा मालूम? ऐसा, यानी कि C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H, ऐसा ही दिखने वाला है, कोई चेन तो इसमें है नहीं। लेकिन अब ये ऐसा एक कंपाउंड है जो यूनिपोलर लाइट को रोटेट कर सकता है। एसिमेट्रिक कार्बन है फिर भी ये क्या कर सकता है? एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, सॉरी, फिर भी ये यूनिपोलर लाइट को रोटेट कर देता है और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। एक्चुअली इसके पीछे जो सबसे मेन रीजन है वो क्या है, वो आपको समझना है। अब आप यहां पे देखो कि जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड, यू नो दिस इज पाई बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, एंड यू नो पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द
unhybridized orbitals and sigma bonds are formed by the hybridized orbitals. अब अगर आप ये कार्बन की अगर आप ऐसी स्ट्रक्चर देखो ना, तो जब ये ऐसा टेट्राहेड्रल ऐसा बनाएगा ना, तो इसके एकदम अगेंस्ट ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, यानी दोनों जो रोटेट होंगे ना, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाएंगे। यानी कि इस स्ट्रक्चर को अगर आप थोड़ा सा डिटेल में देखो, तो अगर मैं आपको इसके एक एग्जांपल से समझाऊं, तो मैं आपको दो बुक का एग्जांपल देता हूं, और ये बुक के बेस पर मैं आपको इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहां पे इसको थोड़ा समझते हैं कि किस तरह से इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्यों है। ऐसे दो बॉन्ड से समझते हैं। सपोज ये दो बॉन्ड है, अभी यहां पर 3 कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, यहाँ पे सेकंड कार्बन और टर्मिनल पे थर्ड कार्बन, और ये ऐसे बॉन्डेड है, ऐसे बॉन्डेड है। यहाँ पर टर्मिनल में H और CH3 है, यहाँ पे H और CH3 है। हम कैसा मानते हैं कि ये बॉन्डिंग डबल बॉन्ड की ऐसी है और यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, लेकिन ये रियल में बॉन्डिंग ऐसी होती नहीं। ये बॉन्डिंग कैसी होती, 3D में ऐसी होती है। ये बॉन्ड ऐसा बनेगा, तो आप सोचो कि जिस CH3 को आपने एक CH3 यहाँ पे हो गया, एक CH3 यहाँ पे, और एक CH3 कहाँ होगा, इसके ऊपर और नीचे, ये कैसे हो गए? ये इस तरह की जो बॉन्डिंग है ना, इस तरह के एलियंस कंपाउंड में होती है। अगला कार्बन आएगा तो वो इसके परपेंडिकुलर होगा, फिर एक परपेंडिकुलर होगा। तो ऐसे कंपाउंड भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, इन्हें हम कहते हैं एलियंस। तो एलियन कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, जिसे आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो यहाँ के भी क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। देखो मैंने आपको कहा था कि ओनली हाइड्रोकार्बन्स ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ऐसा नहीं है। डबल बॉन्डेड कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं। ये डबल बॉन्डेड हैं, एल्कीन जैसी इनकी स्ट्रक्चर है, फिर भी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। दूसरा जो पॉइंट अपने को पढ़ना है स्टूडेंट, वो है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी इन दोज कंपाउंड्स विच आर हैवी ग्रुप्स एंड मेड अप ऑफ द डाइफिनाइल ग्रुप। तो कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें और भी ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्चुअली आपको समझना है। किनमें? तो हेडिंग डाल दो, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द बाइफिनाइल कंपाउंड्स। ये हो गया एलियंस में। अब पढ़ेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी इन बाइफिनाइल कंपाउंड्स। बाइफिनाइल कंपाउंड एंड उनके डेरिवेटिव में किस तरह से ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। एक्चुअली देखो हम अभी तक क्या पढ़ते थे कि कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड में किरल सेंटर हो, वो एसिमेट्रिक हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। लेकिन होल कंपाउंड का नेचर ही ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है। होल कंपाउंड का नेचर भी अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी इन बाइफिनाइल कंपाउंड्स। बहुत ही बढ़िया एकदम सेलेक्टेड टॉपिक आपके लिए लेकर के आया हूं और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक एग्जांपल मैं सपोज अगर आपको दूं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। अब आपने कोई बाइफिनाइल कंपाउंड जैसे ये लिया, सपोज ये आपने एक बाइफिनाइल कंपाउंड लिया, ठीक है ना। बाइफिनाइल कंपाउंड के आपने डेरिवेटिव बनाए। फॉर एग्जांपल इसका डेरिवेटिव आपने क्या ले लिया कि इस कार्बन पर COOH, इस कार्बन पर COOH, और ये वाले ग्रुप पर आपने NO2 ग्रुप लगा दिया, नाइट्रो लगा दिया। यानी ये जो कंपाउंड है ये बाइफिनाइल है, और बाइफिनाइल के साथ साथ ये कैसा है कि दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। अगर आप यहाँ पे 1 मानो तो ये कैसा हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 पर क्या हो गया, नाइट्रो हो गया, ठीक है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 6 नाइट्रो और 2 बाइफिनाइल बेंजोइक एसिड, ऐसा इसका नाम हम बोल सकते हैं। अब ये जो कंपाउंड है ना, ये हमें ऐसा लगता है कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, लेकिन ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, क्योंकि ये
यूनिपोलर लाइट को ये कंपाउंड भी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। तो ये जो कंपाउंड है ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्यों शो करता है, उसका एक रीजन है, क्योंकि हमने यहां से कार्बन नंबर 2, यानी वैसे देखा जाए तो ये ऑर्थो पोजीशन कहलाई ना, इसके जगह पे ग्रुप जो तो आर्थो, मेटा और पैरा, ये पोजीशन कहलाई। तो ये जो ग्रुप है ना, अगर ऑर्थो पर जुड़ा होगा, इसका भी ऑर्थो पर जुड़ा होगा, तो ये कैसा होगा, एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे। ये बाईफिनाइल का ऑर्थो पे CH और बाईफिनाइल के ऑर्थो पर CH, तो ये कैसे होंगे, एकदम एक दूसरे के पास में होंगे। तो पास में होंगे तो एक्चुअली ये जो मॉलिक्यूल है ना, चाह करके भी रेस्ट्रिक्ट फ्री रोटेशन नहीं कर पाएगा। इसमें रोटेशन को ये जो COH ग्रुप है ना, वो यहां से रोक देगा, तो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करेगा। और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करेगा तो ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिविटी भी शो कर सकते हैं, और ये कंपाउंड ऐसा करता है। दूसरा एक कंपाउंड ले लेते हैं, सपोज बाईफिनाइल डेरिवेटिव में ही, बाईफिनाइल डेरिवेटिव में एक दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं। आपको उसमें बताना है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, ये केस आपको इसमें समझाना है। अब सपोज हमने 2N2 पर यहां पर NH2 लगा दिया, यहां पर भी NH2 लगा दिया, और इसके दो ग्रुप पर हमने क्या ले लिया, मिथाइल ले लिया। यहां पर हमने क्या ले लिया, Me यानी कि मिथाइल ग्रुप ले लिया। तो ये फिर से ऑर्थो पोजीशन पर आपने NH2 और मिथाइल ग्रुप ले लिया। तो ये कंपाउंड भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं, ये फ्रीली रोटेट नहीं हो सकता है। और जब हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो इसकी मिरर इमेज कैसी होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी, और इसीलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तीसरा कंपाउंड यहां पर हम ले लेते हैं फिनाइल डेरिवेटिव में ही, बाईफिनाइल डेरिवेटिव में। बाईफिनाइल डेरिवेटिव में सपोज आपने ऐसा ग्रुप लिया कि यहां पर और यहां पर आपने सल्फोनिल ग्रुप ले लिया, सल्फोनिक एसिड ग्रुप यानी SO3H ले लिया, तो ये कंपाउंड भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यानी ये जो मैंने कंपाउंड नंबर 1 यानी फर्स्ट कंपाउंड, सेकंड कंपाउंड और ये थर्ड, तीन कंपाउंड आपको लिया, ये बाईफिनाइल डेरिवेटिव, और तीन के तीनों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। लेकिन इन्हीं डेरिवेटिव में अगर आप मेटा पोजीशन पर कोई ग्रुप ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपने मान लो बाईफिनाइल डेरिवेटिव, बाईफिनाइल कंपाउंड्स के मेटा डेरिवेटिव ले लिया, यानी कि आपने सपोज ऑर्थोमेटा यहां पर SO3H ले लिया और यहां पे SO3H ले लिया, तो अब ये दोनों ग्रुप कैसे हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, एक यहां पे है और एक यहां पर दूर ग्रुप है। तो अगर ये रोटेट करना चाहते हैं तो फ्री रोटेशन शो कर सकते हैं। और जब आप इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल तो होगा, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड इसके बीच में है और इसके कारण ये फ्रीली रोटेट हो जाएंगे और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। यानी कि बाईफिनाइल डेरिवेटिव में ऑर्थो पोजीशन वाले सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, लेकिन इसी के मेटा और पैरा डेरिवेटिव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। तो इस तरह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन बाईफिनाइल कंपाउंड्स मैंने आपको जो समझाया, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे एग्जाम्पल्स आप याद रखोगे और जेईई एडवांस में अगर कोई क्वेश्चन आया इससे रिलेटेड तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाओगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। कुछ और भी एग्जाम्पल्स हम चाहें तो यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन मेन जो पर्पस है अपना वो ये कि कोई कंपाउंड जो यूनिपोलर लाइट को क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है और नॉन सुपर इम्पोजेबल है, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, चाहे भले ही उसमें किरल कार्बन नहीं हो, तब भी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आज की क्लास में आपको दो चीजें समझाया। एक तो मैंने समझाया कि एलीन्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे होता है और बाईफिनाइल डेरिवेटिव कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे होता है। तो आज की क्लास अपनी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की लास्ट क्लास है, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के सारे केसेस लगभग हमने डिस्कस कर लिया है। अब आज के बाद अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो हेडिंग डाल देना कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म फॉर द नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, बाय। ओके, वंदे मातरम।